नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका 139वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी के बारे में। और पैथोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीजेस के बारे में, कौन कौन सी डिजीजेस लगती हैं और कौन कौन से पौधे में लगती हैं इसको पढ़ेंगे। जैसे सोरघम में लगने वाली कौन कौन सी डिजीजेस हैं इनको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अरहर जिसको हम पिजन पी कहते हैं, इसमें कौन कौन सी डिजीज लगती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सोयाबीन, ग्राउंडनट और मस्टर्ड, इन सब में जो डिजीज लगती है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, किस तरीके का वो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, और इसको फैलाने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस समय बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये 8 कोर्स पढ़ रहे होंगे। ये 8 जो सब्जेक्ट है ये आप आराम से पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 जो सब्जेक्ट है, 8 जो कोर्सेज हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए तो आप मात्र 500 रुपये पे करके इसका जो आप सिलेबस है वो खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना है, आपको इस क्यूआर कोड पर स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए और स्कैन करके 500 रुपये का पेमेंट करिए। उसके बाद वो जो पेमेंट आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको मुझ तक भेजना है। मुझ तक भेजेंगे कैसे, आप टेलीग्राम अगर चलाते होंगे तो वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम पे आप जाइए @विजय कुमार गिरी 945, जिस तरीके से ये लिखा है एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखिएगा। वहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट जब मुझे मिल जाएगा उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी उसी में डाल दीजिएगा, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। सोरघम, सोरघम में जो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो लगती है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है डाउनी मिल्ड्यू। सिम्टम जैसे दूसरे क्रॉप्स की डाउनी मिल्ड्यू होती है उसी तरीके से इसमें भी डाउनी मिल्ड्यू लगती है। सोरघम का अर्थ होता है ज्वार। ठीक, पैथोजन की अगर हम बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है स्क्लेरोस्पोरा सोरघी। क्या होता है, सोरघम से सोरघी निकला है और स्क्लेरोस्पोरा इसका क्या होता है, स्क्लेरोस्पोरा सोरघी इसका साइंटिफिक नेम होता है पैथोजन का। अगर हम सिम्टम की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू जब लगता है किसी प्लांट में तो सबसे पहला व्हाइट ग्रोथ देखने को मिलता है उसके लोअर सरफेस पर। जैसे जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो लोअर सरफेस होता है, यानी कि पत्तियों का जो निचली परत होती है, वहां पर आपको एक तो ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो उसका जो उन पत्तियों का जो निचला भाग होता है वहां पर आपको एक व्हाइट ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसी व्हाइट ग्रोथ फंगस की वजह से फिर क्या हो जाता है, पत्तियां धीरे धीरे येलोइंग होने लगती हैं, उसमें क्लोरोसिस आने लगता है। क्लोरोसिस क्या होता है, इसके साथ साथ व्हाइटनिंग क्या होता है, ये सभी जो जनरल सिम्टम है वो मैंने पहले बढ़ा दिया है। तो बात करते हैं येलोइंग और क्लोरोसिस ऑन द अपर सरफेस ऑफ यंग लीव्स एट डाउनी स्पॉट। कहने का मतलब ये है कि नीचे जब फंगस अटैक करता है पत्तियों पर, तो नीचे जैसे जैसे पत्तियां अटैक होने की वजह से जैसे जैसे पत्तियां डैमेज होती जाती हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो पत्तियों की ऊपरी सतह होती है वहां पर धीरे धीरे येलोइंग होने लगती है, पत्तियां सूखने लगती हैं और क्लोरोसिस सिम्टम प्रोड्यूस करने लगती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि पत्तियां हरी नहीं रह गई हैं, थोड़ी सी पीली हो गई हैं, और थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हो कि पीली और सफ़ेद जैसी हो गई हैं, इसमें हरापन की कमी हो गई है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू जो है वो लग गया है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेज करने के लिए किसी भी सीड ट्रीटमेंट वाले जो सल्फर फंगिसाइड होते हैं उनसे अपने सीड को हम ट्रीटमेंट कर देंगे। सीड ट्रीटमेंट करके हम अपने फसल को बचा सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू से। और इसके अलावा अगर हम मेनकोजेब @0.2% के दर से अगर स्प्रे कर देंगे अपने खेत में खड़ी फसल में, तो इससे भी हम डाउनी मिल्ड्यू से बच सकते हैं। तो ये डाउनी मिल्ड्यू के बचने के 2 उपाय हैं। एग्रोसान जीएन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एग्रोसान जीएन जो है ये बैंड पेस्टिसाइड हो गया है, ये बैंड हो गया है, तो फंगिसाइड है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि चाहे कैप्टान है, चाहे सेरेसान है, थायराम है, इस तरीके के जो सल्फर फंगिसाइड होते हैं उनका उपयोग हम करके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं सोरघम में और कौन कौन सा डिजीज लगता है। जैसे एक लगता है ग्रेन स्मट,
इसमें क्या होता है, जैसे गेहूं में स्मट लग जाता है, उसी तरीके से इसका जो ग्रेन होता है, यानी कि जो ज्वार लग रही होती है, उस ज्वार का जो ग्रेन होता है, सबसे ऊपर जो ग्रेन लगता है, वहां पर स्मट लग जाता है। इसके अगर हम पैथोजन, इसका जो सिम्टम होता है बिल्कुल गेहूं में जो स्मट लगता है उसी के जैसा होता है। इसके अगर हम पैथोजन की बात करें तो इसका जो पैथोजन होता है, इस पैथोजन का जो साइंटिफिक नेम है वो है स्फैसिलोथेरिका सोरघी। क्या होता है? स्पेसिलोथिका सोरघी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेन स्मट। इसके बाद आता है लीफ रस्ट। जैसे आपको मैंने राइस में रस्ट पढ़ाया था, उसी तरीके से जस्ट उसी तरीके का सिम्टम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे राइस में रस्ट का सिम्टम होता है, बिल्कुल वैसा ही सिम्टम आपको सोरघम में देखने को मिलता है। अगर हम इसके पैथोजन की बात करें तो इसका पैथोजन होता है पक्सीनिया परप्यूरिया। क्या होता है? पक्सीनिया परप्यूरिया। इसके साथ साथ हेड स्मट आता है। हेड स्मट का जो सिम्टम होता है इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है कि जो स्मट होता है वो पूरे हेड को कवर कर लेता है। पूरे हेड को कवर कर लेने का अर्थ है कि जो सोरघम का इन्फ्लोरेसेंस है, जहां पर ग्रेन की फॉर्मेशन होती है फ्लावरिंग के बाद, वहां पर ये पूरा स्मट के जो पैथोजन्स होते हैं वो पूरा उसको कवर कर लेते हैं और ब्लैक ब्लैक करके इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक स्मटेड गाल बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। अगर हम इसके पैथोजन की बात करें तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है स्फैसिलोथिका रिलियाना। क्या होता है? स्फैसिलोथिका रिलियाना। ठीक, फिर बात करते हैं लॉन्ग स्मट। लॉन्ग स्मट क्या होता है? इस तरीके का लॉन्ग स्मट होता है। इसमें भी एग्जैक्ट स्मट वाले ही फंक्शन देखने को मिलते हैं, बस इसका केवल पैथोजन अलग है। पैथोजन इसका है वो है टोलीफॉस्फोरियम इहरेनबर्गी। क्या होता है? टोलीफॉस्फोरियम इहरेनबर्गी। क्या होता है? टोलीफॉस्फोरियम इहरेनबर्गी इज द पैथोजन व्हिच कॉजेज लॉन्ग स्मट डिजीज इन सोरघम। इसके बाद बात करते हैं सुगरी डिजीज ऑफ सोरघम। सोरघम में जो सुगरी डिजीज लगता है इस तरीके से हो जाता है। इसका जो सबसे मेन सिम्टम होता है कि जब सुगरी डिजीज लग जाता है तो इसमें जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वहां से एक तरीके का सिक्रेशन निकलने लगता है। एक तरीके से ऐसे समझो चिपचिपा सा निकलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं सुगरी डिजीज। ये चिपचिपा सा होता है, जैसे चाशनी जब हम बनाते हैं तो उसी तरीके से ऐसा इसमें लग जाता है। इसके अगर हम पैथोजन की बात करें तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है स्फैसिलिका सोरघी। क्या होता है? स्फैसिला सोरघी इज द पैथोजन ऑफ सुगरी डिजीज ऑफ सोरघम। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा जो अगली क्रॉप है वो है अरहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिजन पी बोलते हैं। अरहर का अगर हम बात करें तो इसमें एक बीमारी लगती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजेरियम बिल्ट। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजन होता है, इस वजह से आप इसको जरूर याद कर लेना। कई बार अरहर का जो विल्ट होता है इसका पैथोजन पूछा जाता है कि व्हिच इज द पैथोजन व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजेरियम बिल्ट इन पिजन पी। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम सिम्टम की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और ये सॉइल बॉर्न जो फंगस होता है इसकी वजह से ये फैलता है। तो एक तो सॉइल बॉर्न फंक्शन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक तो डीप समर टिलेज कर सकते हैं, सॉइल का सोलराइजेशन कर सकते हैं। गर्मियों में जो जुताई करके खेत को छोड़ देते हैं तो धूप लगेगी कायदे से तो सूख जाएगा। इसके अलावा हम कोई फंगिसाइड जो सल्फर फंगिसाइड होता है उसको मिट्टी में डाल देंगे जब हम सीड बेड प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय। तो इससे जो सीड बॉर्न जो फंगस है इससे हम बच सकते हैं। सीड इसमें क्या होता है कि कहीं इक्का दुक्का आपको कोई एक ऐसा पौधा दिखेगा पूरे खेत में, क्या होगा कि वो एकाएक बिल्कुल ऐसे सूख जाएगा, बहुत अजीब सा सूख जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूजेरियम बिल्ट। इसका जो होता है, इसका जो मेन सिम्टम है, सबसे पहले इसकी जो पत्तियां होती है ऐसे लगेगा ना कि जैसे इसका जो संवहन बंडल होता है, जैसे पौधे का जो मेन स्टेम होता है, वो मेन स्टेम क्या होता है, जैसे मान लो ये मेन स्टेम है तो इसमें जाइलोमर फ्लोएम संवहन बंडल होते हैं।
इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने काट दिया। जैसे इसको अगर हम काट दें, अरहर के पौधे को अगर हम काट दें तो जिस तरीके से अरहर का पौधा सूखता है, जस्ट उसी तरीके से यह खड़ा पौधा सूखने लगता है। तो ये होता है फ्यूजेरियम विल्ट। इसको मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉप वो यानी कि इस क्रॉप के साथ साथ कोई एक और क्रॉप की बुआई कर दो साथ में, तो अपनी फसल को बचा सकते हो। या फिर क्रॉप रोटेशन लगा दो कि 2-3 साल में एक बार अरहर उगाओ, इसके बाद फिर बीच में कोई दूसरी फसल उगाओ। इस तरीके से अगर कर दोगे तो भी अपनी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। नो केमिकल कंट्रोल इज इफेक्टिव। कोई केमिकल कंट्रोल इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, जो अरहर है वो एक खरीफ ऋतु की फसल है। जब हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे फंगीसाइड से, तो क्या होता है, बरसात होती है और बरसात के बाद जो फंगीसाइड है या तो लीच आउट होकर जमीन में चला जाएगा या तो वो फिर बह जाएगा। ठीक, क्योंकि बरसात होती रहती है बार बार। तो जो उसमें हमने डाल रखा है फंगीसाइड, जो मिट्टी में डाल रखा है, वो हमारा जो मिट्टी को सैनिटेशन करने के लिए डाला था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो फिर बाद में तुरंत ही वहां पर पैथोजन एक्टिवेट हो जाता है और हमारी फसलें नुकसान करने लगता है। तो क्रॉप रोटेशन लगाओ और मिक्स्ड क्रॉप लगाओ, ये दोनों चीजें आप करके बढ़िया अच्छे से फसल को अपने रोक सकते हो। एक और बहुत बेकार बीमारी लगती है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी मोज़ेक। ये एक वायरल डिजीज होती है जो कि स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस से फैलती है। ये अरहर में लगने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई कंट्रोल मेजर नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल मेजर नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका जो वेक्टर होता है वो इरियोफिड माइट होता है, जिसको हम बोलते हैं एकेरिया कैजानी। तो क्योंकि ये जो इरियोफिड माइट होता है, यही इस स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। तो अगर हम इस वेक्टर को रोक देंगे, यानी कि इस इरियोफिड माइट को अगर हम रोक ले जाते हैं, तो हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं जिससे इरियोफिड माइट रुक जाए। लेकिन हम केवल अपने ही खेत में तो रोक सकते हैं, दूसरे के खेत में तो हम दवा डाल नहीं सकते, तो दूसरे खेत से भी फैल सकता है। इस वजह से यह बहुत ही बेकार तरीके की डिजीज होती है। इसका जो सिम्टम होता है, इसमें जो पौधा होता है वो बिल्कुल स्टेराइल हो जाता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर फॉर्मेशन होती है वो रुक जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, इस तरीके का एक छोटा सा पौधा दिखेगा। ये पौधे की हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, नॉर्मल पौधे की हाइट जितनी होती है उतनी नहीं हाइट होगी इसकी हाइट उनसे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये स्टेराइल हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर क्या होता है कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस नहीं निकलता, मतलब इसमें फ्लावर की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो फ्लावर की अगर फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर ग्रेन फॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो यानी कि दाने नहीं बनेंगे, तो हमको अरहर ही नहीं मिल पाएगी। इसके साथ साथ लग्जीरियंट न्यूट्रिएंट ग्रोथ काज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन इज रिफर्ड टू एज ग्रीन प्लेग। इसको ग्रीन प्लेग भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि एकाएक जब इसमें वायरस का इन्फेक्शन होता है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। प्लांट की ग्रोथ इन द सेंस ऑफ, प्लांट की ग्रोथ में सेल डिवीजन बहुत तेज होता है। प्लांट की ग्रोथ मतलब ऐसे नहीं हाइट बढ़ेगी, उनके अंदर सेल डिवीजन बहुत तेज हो जाता है। तो प्लांट में ढेर सारी पत्तियां दिखने लगेंगी। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक नॉर्मल पौधे में जितनी पत्तियां होती हैं उतनी ही पत्तियां इसमें एक छोटे से ही हाइट में हो जाती हैं। सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्योंकि सेल डिवीजन बढ़ रहा है तो इस वजह से इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो लग्जेरियंट प्लांट ग्रोथ इसका हो जाता है, और पौधा जो होता है वो बहुत हरा भरा दिखेगा, बड़ा सुंदर सा पौधा दिखेगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इसमें बहुत ढेर सारे फ्लावरिंग होने वाली है, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसमें फिर बाद में क्या होता है कि उसमें बिल्कुल ग्रेन फॉर्मेशन ही नहीं होगा, फ्लावरिंग ही नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में लगता है येलो मोज़ेक। ये भी एक येलो मोज़ेक वायरस की वजह से लगता है। मोज़ेक, इसका जो वेक्टर होता है वो होता है बेमेसिया टोबैकी, जो कि व्हाइट फ्लाई से फैलता है। व्हाइट फ्लाई होता है एक, जिसका साइंटिफिक नेम होता है व्हाइट फ्लाई का, बेमेसिया टोबैकी। यही क्या करता है कि येलो मोज़ेक वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाता है। जैसे मान लो कोई एक सोयाबीन की फसल है, वहां पर ये लगा हुआ है, तो वहां पर ये व्हाइट फ्लाई जाएगी, उस पौधे पर बैठेगी, और वहां से जो वायरस है उसके शरीर पे लग जाएगा, चिपक जाएगा, और फिर ये दूसरे पौधे पे पहुंचेगी तो उसको डैमेज करेगी। इस तरीके से वेक्टर का काम करती है बेमेसिया टोबैकी, जो कि व्हाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है। ये फैलाता है, और ये जब फैलता है येलो मोज़ेक, तो इसमें क्या हो जाता है कि पत्तियां जो होती हैं
इनके अंदर का जो क्लोरोफिल होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो क्लोरोफिल जब खत्म हो जाता है तो क्लोरोसिस सिम्टम दिखने लगता है, पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे येलो कलर की होने लगती हैं, येलो कलर में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम फोलियर स्प्रे कर देते हैं थायोमेथॉक्सम क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, थायोमेथॉक्सम का अगर हम @60 GAI पर हेक्टेयर के दर से अगर हम इसको छिड़काव कर दें तो फिर क्या होगा कि इस वायरस को हम रोक सकते हैं। ध्यान से समझना, इस वायरस को हम रोक सकते हैं कैसे, वेक्टर को खत्म करके, यानी कि बेमेसिया टोबैकी को रोक देंगे तो ये तरीके से ये रुक जाता है। बाकी अगर मैं बताऊं आपको तो जो वायरल डिजीज होती है जो पौधे में लगती है उनको रोकने का हमारे पास कोई भी बहुत डायरेक्ट तरीका नहीं है, हम वायरस को ही रोक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम केवल प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। अपनी फसल को हम बचाव कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, अगर उस पर अटैक हो गया तो उसको सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं चारकोल रॉट की। चारकोल रॉट सोयाबीन में जो लगता है, इसके पैथोजन की अगर हम बात करें तो राइजोक्टोनिया बटाटिकोला क्या होता है, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला होता है। और इसका जो सिम्टम होता है रेडिश ब्लैक टू ब्राउन नेक्रोसिस लेसन ऑन द क्राउन पोर्शन। इसमें क्या होता है, जो क्राउन पोर्शन होता है, क्राउन पोर्शन समझते हो, क्राउन पोर्शन यानी कि ऊपर वाले से, जैसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे पौधा जब ऐसे ऐसे निकल रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है इसको क्राउन पोर्शन बोलते हैं। मतलब एक तो टिप पोर्शन होता है, तो टिप को लेकर वो ऊपर वाला जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसको लेके पूरा बोलते हैं क्राउन पोर्शन। तो इसमें जो क्राउन पोर्शन होता है वहां पर सबसे पहले रेडिश ब्लैक से ब्राउन नेक्रोसिस देखने को मिलती है। इसके साथ साथ धीरे धीरे ये जो मेन स्टेम होता है, मेन स्टेम में भी आपको इसका जो छिलका होता है उस छिलके पे भी आपको ऐसे रेडिश ब्लैक से लेके ब्राउन कलर के नेक्रोसिस देखने को मिलने लगेंगे। और जब आप इस छिलकों को उतारोगे तो बहुत आसानी से इसका जो छिलका होता है वो उतर जाएगा। जैसे आपको ये बार्क जो दिख रहा है स्टेम के ऊपर, जब इससे इन्फेक्टेड कोई होगा तो इसको अगर आप छीलना चाहोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसमें जो आपको थोड़ा सा जो चारकोल है, इसके स्टेम के अंदर जो छिलका होता है इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा चारकोल देखने को मिलता है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट करो कार्बेंडाजिम से तो हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। कंडक्ट समर प्लाविंग करके हम रोक सकते हैं। और क्रॉप रोटेशन लगा के इसको हम रोक सकते हैं अगर ये बीमारी लग रही है। बात करेंगे ग्राउंड नट की। ग्राउंड नट में कौन कौन सी बीमारी लगती है, तो ग्राउंड नट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी लगती है जिसको हम टिक्का बोलते हैं या फिर लीफ स्पॉट डिजीज। ध्यान से समझना, लीफ स्पॉट डिजीज और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, इस तरीके से इसका पूरा नाम हम पढ़ते हैं। कैसे, लीफ स्पॉट डिजीज और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। इसमें क्या होता है, इसका जो पैथोजन होता है वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। क्या होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा या फिर सर्कोस्पोरा एरेक्डिकोला। ये दो इसके पैथोजन होते हैं जिनकी वजह से ये टिक्का बीमारी लगती है। इसमें क्या होता है, जैसे ध्यान से समझना आप लोग कि जैसे क्या होता था कि पहले जो मम्मी लोग होती हैं वो अपने जो छोटे बेबीज होते हैं उनको जब नहला धुला के तेल वेल लगा लेती हैं तो उनके माथे पे एक टीका लगाती हैं। तो वो टीका जितना बड़ा होता है काला सा, वैसे ही ढेर सारे टीके ऐसे दिखने लगते हैं पत्तियों पर। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया टिक्का या फिर लीफ स्पॉट। जैसे माथे पे टीका लगा देते हैं उसी तरीके से टिक्का डिजीज ग्राउंड नट में देखने को मिलता है। ब्लैक सबसे पहले स्पॉट पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और सब जगह फैल जाता है। स्मॉल डार्क ब्राउन स्पॉट विथ प्री मैच्योर लीफ सीडलिंग, ये जो प्री मैच्योर लीफ सीडलिंग होती है वहां पर ये फैल जाएगा। बात करते हैं अगर हम सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के, तो इसके स्पोर जो होते हैं वो रेगुलर एंड नॉट मोर देन 0.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इसका डायमीटर थोड़ा छोटा छोटा होता है। और जबकि ये जो दूसरा वाला है इसका जो होता है वो थोड़े इरेगुलर होते हैं और लार्ज डायमीटर के होते हैं। कहने का मतलब अगर आपको ये बिल्कुल ऐसे गोल गोल सा दिख रहा है तो आप ऐसे समझो कि ये हो रहा है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की वजह से। और अगर इरेगुलर शेप का या फिर बड़े बड़े स्पॉट दिख रहे हैं तो आप ऐसे समझ लो कि सर्कोस्पोरा एरेक्डिकोला की वजह से हो रहा है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम
मैंकोजेब एट द रेट ऑफ 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से सोइंग के 40 दिन बाद इसके एक बार छिड़काव मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लगता है। जो हमारी फसल होती है उसमें ये लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ग्राउंड नट में बोले तो मूंगफली में। इस वजह से वी हैव टू इंश्योर दैट आफ्टर 40 डे ऑफ सोइंग वी मस्ट अप्लाई मैंकोजेब at the rate of 1.5 kilogram per hectare for control or management of this disease from to our plant। कहने का मतलब ये है कि सोइंग के 40 दिन के बाद मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम ले लो और इसका स्प्रे करवा दो खेत में, तो आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी पर हेक्टेयर के दर से। नहीं तो आपकी फसल में ये बीमारी लग जाएगी तो फिर नुकसान करेगी, तो इसको पहले ही लगा देना चाहिए। कॉलर रोट की बात करते हैं। जैसे डैम्पिंग ऑफ होता है वो नर्सरी में लगता है, इसी तरीके से कॉलर रोट होता है। इसमें क्या होता है कि जहां से सीडलिंग निकल रहा होता है, जैसे मान लो कि ये सीड है, यहां से पौधा निकला, तो कॉलर रोट में क्या होता था कि मान लो यहाँ पर जड़ है, ठीक ध्यान से समझना। डैम्पिंग ऑफ पहले मैं बता रहा हूँ। डैम्पिंग ऑफ पे क्या होता है कि ये सीड है और ये सॉइल के नीचे सीड पड़ा हुआ है, यहाँ से निकला हुआ सीड मेन ट्रंक इसका गया और यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ पैथोजन का इफेक्ट हो गया और पैथोजन यहाँ से पौधा सूख गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना पौधा नहीं सूखा है, ऊपर केवल यहीं से सूखता है, मतलब जड़ के जस्ट मिट्टी की सतह से जस्ट ऊपर सूख के गिर जाता है। लेकिन जब कॉलर रॉट लगता है तो बिल्कुल यहाँ जड़ के पास से ही सूख जाता है, यहाँ से जहाँ से निकल रहा है सीड के पास से वहीं से बिल्कुल ये सूख जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा ये जो सफ़ेद वाला पार्ट इतना दिख रहा है, ये सफ़ेद इसी वजह से है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर था और ये इसमें रॉट लगा कहाँ, रोटिंग हुई कहाँ, उसके जस्ट नीचे, यानी कि जहाँ से वो सीड से निकल रहा होता है जस्ट उसी के पास से कॉलर रॉट हो जाता है। या फिर ड्राई रूट रॉट होता है जिसका पैथोजन होता है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर जो होता है ये आपका लगता है ग्राउंड नट में और ये हमारी फसलों को नुकसान करता है। अफेक्ट सीडलिंग एट बेस, ये बेस में बिल्कुल सीडलिंग के बेस में ये बिल्कुल अफेक्ट करता है। ब्लैक कुनिडियो स्पोर्स ऑब्जर्व एट रूट, रूट में इसके ब्लैक कुनिडियो स्पोर आपको देखने को मिलते हैं इस पैथोजन के। प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन इज स्टोर कर्नल, और इसका जो एफ्लाटॉक्सिन होता है वो कर्नल के अंदर स्टोर हो जाता है। मैनेजमेंट करने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि इसके जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं वो इसके कर्नल में ही पड़े रहते हैं। जैसे कई बार आप जब मूंगफली लेके खाते हो तो आप जब मूंगफली फोड़ते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है एक स्पोर ऐसे ब्लैक ब्लैक सा रहेगा, तो वो कॉलर रॉट का ही होता है। बाद में फिर ये जब जैसे क्योंकि सीड के अंदर ही पड़ा हुआ है, हमने सोइंग करी तो वहां पर ये पौधे को जैसे उगेगा तुरंत ही इसको डैमेज कर देगा। तो मैंकोजेब 3 ग्राम पर किलोग्राम के दर से इसको सीड के कर्नल को हम सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर बाविस्टीन 2 ग्राम पर किलोग्राम के दर से सीड ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। और सॉयल ड्रेंचिंग कर सकते हैं हम बाविस्टीन 0.3%, यानी कि सॉयल ड्रेंचिंग मतलब सॉयल सैनिटेशन मतलब मिट्टी में मिला देना। जो ये बाविस्टीन है ये एक तरीके की धूल आती है, पाउडर फॉर्म में आता है, इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए बुआई के समय पे। अप्लाई कर सकते हो ट्राइक्लोरोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी एट द रेट ऑफ ट्राइकोडर्मा विरिडी। अप्लाई ट्राइकोडर्मा विरिडी एट द रेट ऑफ 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिक्स्ड विथ 15 से 20 किलोग्राम वेल रोटेड फार्म यार्ड मैन्यूल फॉलोड बाई इरिगेशन। कहने का मतलब ये है कि ट्राइकोग्रामा विरिडी जो होता है एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से मिक्स कर देना चाहिए अपने खेत में। क्या करेंगे, 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी लेंगे, ट्राइकोडर्मा विरिडी लेंगे 4 किलोग्राम, और इसके साथ साथ 15 से 20 किलोग्राम सूखी सड़ी हुई खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद ले लेंगे। दोनों को अच्छे से मिला देंगे। टोटल हमारे पास लगभग 24 से 30 किलो के आसपास, 24-26 किलो के आसपास हमारा ये बन जाएगा पूरा मटेरियल। फिर इसको हम क्या करेंगे, अपने खेत में इसको फिर 1 हेक्टेयर खेत में पूरा कायदे से फैला देते हैं, तो इससे भी हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। फिर अब हम बात करेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला लगता है व्हाइट रस्ट। इस तरीके का सिम्टम होता है व्हाइट रस्ट का। इसके पैथोजन की अगर हम बात करें तो एल्बिगो कैंडिडा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैथोजन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मस्टर्ड का जो व्हाइट रस्ट होता है वो किसकी वजह से फैलता है, तो वो फैलता है एल्बिगो कैंडिडा की वजह से।
अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो फंगस होता है, ये फंगस का एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरानोस्पोरलेस। पेरानोस्पोरलेस जो एक ऑर्डर होता है फंगस का, वहाँ से ये बिलोंग करता है अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें। और इसका जो नेचर होता है वो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, जो कि लिव ओनली लिविंग प्लांट, जो कि केवल एक लिविंग प्लांट पर ही अपना जो जीवन यापन है वो कर सकता है। अगर प्लांट डैमेज हो गया तो ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। एक तो होता है फैकल्टेटिव और दूसरा होता है ओब्लिगेट पैरासाइट। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट एक से अधिक होस्ट पर अपना जीवन साइकिल पूरा कर लेते हैं, लेकिन ओब्लिगेट अगर हमारा जो पैथोजन है वो डैमेज हो गया तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है। सिम्टम की बात करें तो व्हाइट और येलो पस्ट्यूल्स आर वेरिएबल साइज एंड शेप ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। इसमें क्या होता है कि इसका जो सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलेगा, पत्तियों का जो निचली सतह होती है वहां पर आपको व्हाइट और येलो कलर के पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपको ये पस्ट्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि वेरिएबल साइज के होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में छोटा सा होगा और धीरे धीरे ये बड़ा होते जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो पस्ट्यूल्स होता है, इसके जो स्पॉट बन रहे होते हैं येलो रस्ट में, बीच में बिल्कुल ज़्यादा सफ़ेद होगा। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो जैसे यहाँ पर आप ध्यान से अगर वीडियो को अगर आप 180 में देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा 108 पे, तो उस पर आपको दिख रहा होगा 1080 पे, तो आपको दिख रहा होगा कि जितने स्पॉट आपको दिख रहे हैं हर स्पॉट में एक सफ़ेद कलर, थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद कलर का एक स्पॉट और छोटा सा दिख रहा है। मान लो एक ऐसे छोटा, एक इतना बड़ा एक स्पॉट है, इसमें एक बीच में एक और स्पॉट दिख रहा है छोटा सा, वो भी बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा सफ़ेद कलर का है। तो इस तरीके से आपको वाइट रस्ट का सिम्टम देखने को मिलता है। इन्फेक्टेड स्प्रेड टू ऑल पार्ट एक्सेप्ट रूट। रूट को छोड़कर, एक्सेप्ट रूट को छोड़कर बाकी ये पूरे पौधे पे लग जाता है। सबसे पहले पत्तियों पे लगेगा, फिर तने पे लगेगा, फिर धीरे धीरे ये पूरे पौधे पे ही फैल जाता है। रीसेटिंग स्पोर्स और वुड स्पोर्स, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो रीसेटिंग कर जाते हैं, जो स्पोर्स इसके रीसेटिंग हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर ये अगले बार ये फिर से फैल जाता है। इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कर सकते हो बिल्टॉक्स 50 @ 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से 15-15 दिन के इंटरवल पर डाल दो तो हमारी फसल सुरक्षित हो सकती है। सीड ट्रीटमेंट कर दो एप्रोन 35 SD @ 6 ग्राम पर किलोग्राम सीड के दर से अगर सीड ट्रीटमेंट कर दो तो भी सही हो जाएगा। मैंको जेब से अगर हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर मैंको जेब 20 डे इंटरवल पे 2 से 3 स्प्रे अगर हम कर देंगे तो भी हमारी फसल सुरक्षित हो सकती है। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वाइट रस्ट जो बीमारी लगती है मस्टर्ड में उसका हम क्योर कर सकते हैं। बात करते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट। इस तरीके से होता है। इस ब्लाइट में क्या होता है कि जहां पर ये स्पॉट बनेगा वहां का पार्ट टाइट हो जाता है और फिर जैसे पौधा हिलेगा, जैसे क्या होता है इस स्टार्टिंग में कंसेंट्रिक ब्लैक स्पॉट लीफ और स्टेम और पॉड में बनता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि वो जो स्पॉट बना हुआ है ब्लैक स्पॉट, वहां का जो टिश्यू होता है वो बहुत टाइट सा हो जाता है। टाइट हो जाता है, जैसे सूखी पत्तियां होती है बिल्कुल कुरकुरी सी, हाथ में पकड़ो ऐसे तो कुर्र से करके बिल्कुल ऐसे टुकड़ी टुकड़ी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उनके खंड खंड हो जाते हैं। तो उस तरीके से पत्तियां जहां पर ये स्पॉट लग जाता है उस तरीके से हो जाता है। फिर बाद में जब पत्तियां हवा की वजह से हिलती हैं या पानी वानी होता है तो वहां पर की पत्तियां, क्योंकि वहां का जो टिश्यूज हैं वो बहुत टाइट हो गया था तो इस वजह से वो टूट जाते हैं कुर्र से, और टूट के क्या होते हैं कि वो फिर जमीन में गिर जाते हैं। तो इस वजह से वहां पर एक सुराख हो जाता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट इसको कहते हैं। इसका जो पैथोजन होता है वो होता है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो होता है वो अल्टरनेटिया ब्लाइट जो लगता है पैथोजन में, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, सॉरी पैथोजन होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो डाइथेन M45 @ 2 किलोग्राम पर 100 लीटर ऑफ वाटर एट 15 डे इंटरवल स्टार्टिंग 40 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। 40 से 45 दिन की बुआई के बाद क्या करेंगे कि 2 किलोग्राम ले लेंगे डाइथेन M45 और उसको 1000 लीटर पानी में मिलाएंगे और 15 दिन के इंटरवल पर इसको 2-3 बार अपने खेत में छिड़काव कर देंगे। जैसे एक बार 40 पे, फिर एक बार फिर 55 पे, फिर इसके बाद फिर एक बार 70 पे, इस तरीके से करके 2-3 बार छिड़काव कर दोगे तो ये अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है वो आपकी फसलों में कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की। ये डाउनी मिल्ड्यू जो पैथोजन है
इसका नाम होता है पेरनोस्पोरा ब्रेसिकी। क्या होता है? पेरनोस्पोरा ब्रेसिकी इज द पैथोजन ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। ध्यान से समझना, इसका भी सिम्टम जैसे दूसरे डाउनी मिल्ड्यू होते हैं उनका भी सिम्टम ऐसे ही होता है। येलो इरेगुलर स्पॉट बन जाता है अपर सरफेस ऑफ लीफ पे, और इसके बाद व्हाइट फंगल ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है अंडर साइड द लीफ। फंगल ग्रोथ कहाँ आपको देखने को मिलेगी? नीचे, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू में फंगस नीचे होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो येलो और इरेगुलर स्पॉट जो है वो पत्तियों की ऊपरी सतह पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि नीचे से जब फंगस पत्तियों को डैमेज करता है तो पत्तियों का जो ऊपरी सतह होता है वहां पर येलो और इरेगुलर स्पॉट देखने को मिलने लगता है। इसके साथ साथ माल फॉर्मेशन हो जाता है इन्फ्लोरेसेंस का। जैसे मैंने आपको बताया था मैंगो का माल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, मैंने आपको मैंगो पढ़ाया है हॉर्टिकल्चर में, और मैंने वहां पर डिटेल में पढ़ाया था कि मैंगो माल फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, दोनों का सिम्टम भी अच्छे से बताए थे। उसी तरीके से माल फॉर्मेशन यहाँ भी हो जाता है, जिससे फिर वहाँ अच्छे से सीड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और दाने नहीं बनते हैं सरसों पे। इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड टाइमली स्प्रेइंग ऑफ एप्रोप्रिएट फंगिसाइड, कोई भी एक एप्रोप्रिएट फंगिसाइड डाल दो, सल्फर फंगिसाइड, इससे हमारी जो फसल होती है वो सुरक्षित हो जाएगी। और रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहो। डाउनी मिल्ड्यू अगर दिख रहा है किसी पौधे में तो उसको उखाड़ के इमीडिएटली उसको डिस्ट्रॉय कर दो। डाउनी मिल्ड्यू लगने की संभावना तब ज्यादा हो जाती है जब टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाए और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। जैसे जब बरसात हो जाती है ना, ठंडी के हमें ओलावृष्टि हो जाती है, उसके बाद ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है इस तरीके का सिम्टम। जब थोड़ा सा क्या होता है ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाए, जब कोहरा ज्यादा पड़ने लगता है तब ये सिम्टम ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इसकी रीच बढ़े, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।